हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि विद्युत बल्ब के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। विद्युत बल्ब से रिलेटेड प्रश्न जो होते हैं वो अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो टॉपिक है विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है ना। तो विद्युत बल्ब जब हम लोग विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने इसका एग्जाम्पल दिया था कि बल्ब जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित उपकरण है। तो बल्ब की जो क्रिया होती है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है, ठीक है ना। जब हम विद्युत बल्ब के फिलामेंट में यानी जो टंगस्टन धातु का उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो वो जो है श्वेत तप्त होकर के प्रकाश देने लगता है। यानी कि इस तरह के बल्ब को हम ताप दीप्त लैंप कहते हैं। इस तरह के विद्युत बल्ब को हम क्या कहते हैं? ताप दीप्त लैंप कहते हैं। यानी कि जो प्रतिरोध तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्यों? प्रतिरोध के कारण, क्योंकि जो तार हम यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस के वजह से उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इतना अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है जो प्रकाश देने लगता है। तो इस तरह से ऐसे विद्युत बल्ब को ताप दीप्त लैंप कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप दीप्त लैंप कहते हैं। जिसकी संरचना आपके ब्लैक बोर्ड पे ये सामने है कि ये कांच का खोखला और निर्वातित बल्ब होता है। ये कांच का खोखला और निर्वातित क्या होता है? बल्ब होता है। निर्वात क्यों रखा जाता है ये भी आगे बताएंगे, और इसमें हम लोग एक्रिक गैस क्यों भरते हैं इसको भी बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? कांच का एक निर्वातित बल्ब या गोला होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें पीतल या जस्ते की टोपी लगी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर वो जस्ते की ही टोपी रहती है, ठीक है ना। तो पीतल या जस्ते की होती है जिसमें दो पिनें लगी रहती है। तो ये पिन क्या काम करती है? इस पिन का काम होता है कि जब हम इसे होल्डर में लगाते हैं तो वो होल्डर में टिका रहता है, ठीक है ना। होल्डर में दो स्थान गैप बना रहता है, ये पिन जाकर के उसी में सेट हो जाती है जिससे बल्ब होल्डर से नीचे नहीं आता। ठीक इसके ऊपर दो उसके ऊपर जो है काला पदार्थ भरा रहता है, काला काला जिस कुचालक पदार्थ होता है, ठीक है ना। उससे दो टाँके लगे होते हैं जस्ते के जो सुचालक होते हैं, और जब हम होल्डर में लगाते हैं तो होल्डर की जो दो पिन होती हैं इसे टच करती है और यहीं से करंट इसके अंदर आती है, ठीक है ना। फिर इसके नीचे आते हैं तो कांच का एक स्तंभ होता है। उस कांच के स्तंभ से होकर तांबे के दो मोटे सुचालक तार निकले रहते हैं, और वो कांच का स्तंभ इसके साथ इसलिए लगाया जाता है कि जो तांबे का तार होता है वो आपस में कभी टच ना करे। आपस में टच ना करने की वजह से एक सपोर्ट लगाया जाता है, कांच का स्तंभ लगाया जाता है। और यहाँ पर भी ये कांच का ही सपोर्ट है। ये सपोर्ट इसलिए लगाया जाता है कि जो हम लोग ये फिलामेंट टंगस्टन धातु का जो यूज़ करते हैं वो लूज ना रहे, टाइट रहे। क्या रहे? टाइट रहे, लूज ना रहे, ठीक है ना। तो ये तांबे का सुचालक तार होता है। इन तारों के बीच हम कुंडली नुमा पतला फिलामेंट लगाते हैं जो किसका होता है? टंगस्टन धातु का होता है। टंगस्टन धातु जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होता है। और तार पतला लेते हैं और लंबा लेते हैं, और पतला तो इसका रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है। ये पतला होता है और कुंडली नुमा होता है तो बहुत लंबा होता है, तो कम एरिया में आ जाता है। कम एरिया में आने की वजह से इसके संपर्क में जो गैसें होती हैं वो कम आती हैं, जिससे इसके जलने का खतरा नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये उसकी संरचना हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, हमें बता भी दिया कि कांच का बना एक निर्वातित खोखला गोला होता है। इसके ऊपरी भाग पर पीतल या जस्ते की टोपी होती है जिसमें दो पिन निकली होती है। पिन का काम क्या हमने बता दिया। टोपी के ऊपर जस्ते के दो टाँके लगे रहते हैं जिससे होकर करंट इसके अंदर जाती है, जिसका संबंध तांबे के दो मोटे तारों से होता है। ये मोटे तारों से होता है। ये तार कांच की नली से होकर इस प्रकार लाए जाते हैं कि वो एक दूसरे को टच न करें, ठीक है ना। बल्ब के भीतर इन तारों के सिरों के बीच टंगस्टन धातु का एक बारीक तार जुड़ा होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, यानी कि अगर इसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाए उसके बावजूद भी ये पिघले ना, तो पिघलने से बचाने के लिए इस
ऊंचे गलनांक का हम फिलामेंट लेते हैं जो टंगस्टन धातु का लगाते हैं, जिसका गलनांक ऊंचा होता है। उसके वजह से एक तो उसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, एक तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसकी वजह से हम टंगस्टन धातु का फिलामेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो ये श्वेत तप्त होकर के प्रकाश देने लगता है। तो जब इसमें करंट प्रवाहित की जाती है तो ये जब विद्युत ऊर्जा जो ऊष्मा में बदलती है और प्रकाश में बदलती है, तो पूरी ऊर्जा का 5% से लेकर के 10% तक ही प्रकाश में बदल पाता है। बाकी जो है ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो विद्युत ऊर्जा का केवल 5 से 10% किसमें बदलता है, लाइट में, प्रकाश में बदलता है। बाकी ऊष्मा के रूप में व्यर्थ चली जाती है, जो रेडिएशन की वजह से यानी इस बल्ब से निकल करके बाहर होती है, जिसके वजह से हमको गर्मी लगती है, ठीक है ना, जिसके वजह से हम गर्मी महसूस करते हैं, ठीक। तो ये इसकी जो है संरचना है, ये किस पे आधारित है और इसका वर्किंग हमने देखा। अब रही बात कि जो इसके अंदर निर्वात क्यों रखा जाता है, इसके अंदर निर्वात क्यों रखा जाता है, इसके अंदर वायु क्यों निकाली जाती है। देखिए, वायु में ऑक्सीजन होता है। जब इसके अंदर वायु रहेगी तो वायु के ऑक्सीजन, जब ये इसमें करंट बहेगी तो ये गर्म होगा, तो जो गर्म होने के बाद ये वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करके जल जाता है। वायु की जो ऑक्सीजन होती है किसी के चीज़ के जलने में सहायक होती है, तो वायु अगर इसके अंदर रहेगी तो उसकी ऑक्सीजन ये गर्म होगा तो उसे तुरंत रिएक्शन करके फिलामेंट जल जाएगा, यानी बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसीलिए इसके अंदर निर्वात रखा जाता है। लेकिन निर्वात रखने के बाद भी बल्ब उच्च कोटि का, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर निर्वात होगा तो जैसे इसमें करंट जाएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये क्या होता है, इसका जो फिलामेंट होता है ये वाष्पन होने लगता है, ठीक है ना। अगर इसके अंदर मान लीजिए निर्वात है तो इसका दाब कम होगा, तो दबाव जब अंदर से नहीं मिलेगा, खाली खाली मिलेगा, तो इसका जो वाष्पन होने लगेगा और वो जा करके जो इसकी दीवार होगी उस पर चिपकने लगेगा, जिससे बल्ब से प्रकाश पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाएगा, नहीं धुंधला प्रकाश देगा और जल्दी ही ये वाष्पित होकर इसका तंतु पतला हो जाएगा और गल जाएगा, मतलब फ्यूज हो जाएगा। तो जो निर्वात वाले बल्ब होते हैं जिसमें कोई गैस नहीं भरी होती है वो कम क्वालिटी वाले होते हैं, उच्च क्वालिटी वाले नहीं होते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, वो जल्दी ही फ्यूज हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग इसमें निष्क्रिय गैस भर देते हैं, जैसे आर्गन और नाइट्रोजन। उससे दो लाभ होता है। देखिए, आर्गन और नाइट्रोजन गैस पूछा जाता है कि बल्ब के अंदर क्यों भरी जाती है, तो उससे दो लाभ होता है। पहला लाभ ये होगा कि वो अक्रिय गैस होगी, तो अक्रिय गैस होने की वजह से फिलामेंट गर्म होगा तो वो उससे रिएक्शन नहीं करेगा, तो जलने का खतरा नहीं होगा। दूसरी चीज़, इसके अंदर अगर हम गैस भर देंगे तो दाब बढ़ जाएगा, तो जो फिलामेंट गर्म होगा तो उसका वाष्पन नहीं होगा, यानी वाष्पन बहुत धीरे धीरे होगा, तो जो बल्ब की आयु होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो निर्वात होने पे क्या होता है कि इसकी क्वालिटी घट इसलिए जाती है कि जो फिलामेंट होता है उसका वाष्पन तेज़ी से होता है, जिससे वो जल्दी ही फ्यूज हो जाता है। गैस भर देने से दो लाभ ये होता है, एक तो फिलामेंट जो है वो जलता नहीं है, मतलब है कि फिलामेंट जब गर्म होता है तो वो अक्रिय गैस होती है, इसे रिएक्शन होने की कोई संभावना नहीं। दूसरी चीज़, फिलामेंट के होने वाले वाष्पन को वो रोकती है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में किस सिद्धांत पे काम करता है और उसमें क्या क्या होता है, हमने इसके बारे में चर्चा की, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं पावर रेटिंग के बारे में कि जो बल्ब के ऊपर पावर रेटिंग दी होती है ना, आप बल्ब को अगर बाज़ार से ख़रीद के लाइए तो उस पर आप देखेंगे इतना लिखा हुआ, कभी कभी है कि नहीं, 220 वोल्ट पे और ये 200 वाट, इस तरह का कुछ लिखा हुआ आपको दिखेगा। तो ये उसकी रेटिंग होती है। पावर रेटिंग का मतलब कि अगर उसे 220 वोल्ट पे ऑपरेट करें तो वह 100 जूल ऊर्जा पर सेकंड खर्च करेगा, और कोई बल्ब पर सेकंड जितनी अधिक ऊर्जा खर्च करेगा वो उतनी अच्छा प्रकाश देगा, ठीक है ना। तो इनसे दो बातें हमको पता चलती हैं। ये जो लिखा रहता है ना, ये दो बात को अप्रत्यक्ष रूप से बताता है। पहला ये बताता है रेजिस्टेंस को, क्या बताता है ये पहला बताता है रेजिस्टेंस, यानी इससे हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा करंट की लिमिट, इससे हमें दो बातें पता चलती हैं, ये दोनों फिक्स रहती हैं।
हालांकि जो रेजिस्टेंस होता है वो पोटेंशियल के बढ़ने से यानी विभवांतर के बढ़ने से घटता बढ़ता है। आप देखेंगे कि जब बल्ब का फिलामेंट जब बल्ब ग्लो नहीं करता है तो बहुत कम होता है, जब ग्लो करने लगता है तो उसका फिलामेंट हीट के वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो होता है वो ताप के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसके वजह से वोल्टेज के बढ़ने घटने से भी रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन में क्या करेंगे, किसी एक बल्ब के लिए रेजिस्टेंस को हम लोग लगभग कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है ना। तो ये जो उसके रेटिंग दी होती है उनसे दो बातें हम लोग निकालते हैं कि एक करंट मतलब सेफ लिमिट की करंट होती है और एक उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बताता है कि इस वैल्यू की जो धारा अगर बल्ब के अंदर जाएगी तो बल्ब जो है फ्यूज नहीं होगा और बिना फ्यूज हुए अच्छा प्रकाश देगा और चलेगा, और बल्ब का रेजिस्टेंस हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वो बदल दें यानी कि विभवांतर यानी हाई वोल्टेज कर दें, 220 से 250 कर दें, तो होता क्या है, करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तब करंट निकालने के लिए इस फार्मूले का नहीं, तब हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तो इसके लिए बनाया गया, स्पेशली इसके लिए होता है कि ये जो डिजाइन किया गया है आई, हम यहाँ से ये कैलकुलेट करते हैं कि कितनी करंट ये सह सकता है। जैसे हम V को बढ़ा देते हैं तो हम अब रेजिस्टेंस तो बढ़ा नहीं तो करंट बढ़ जाती है, इस हिसाब से ये तो कांस्टेंट बना है, तो करंट की वैल्यू बढ़ जाने की वजह से बल्ब फ्यूज हो सकता है, ठीक है ना। बल्ब क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि अब तो रेजिस्टेंस हम इसका लगभग कांस्टेंट मानते हैं, तो V² का R होता है, और इसको वोल्टेज बढ़ाने से पावर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसका मतलब हम वोल्टेज हाई करें तो ये हाई होगा, तो इसका मतलब होता है बल्ब ज़्यादा चमकेगा, और V की वैल्यू कम कर देंगे तो ये भी कम होगा। ये कम होने का मतलब है कि बल्ब जो है ज़्यादा नहीं चमकेगा, धुंधला चमकेगा। देखते हैं कि कभी कभी हाई वोल्टेज की अगर हमें वोल्टेज आ जाता है, घरों में हाई वोल्टेज करंट मिलती है, देखते हैं बल्ब बहुत तेज चमकता है, ठीक है ना। लेकिन कभी जब लाइट हाफ होती है, कम वोल्टेज होता है, तो बल्ब से प्रकाश नहीं निकलता, क्योंकि उसमें वाटेज उसका कम होता है, वो पर सेकेंड कम ऊर्जा खर्च करता है, इसीलिए वो धुंधला चमकता है, ठीक है ना। स्पेशली ये दो बातें इससे पता चलती हैं, एक ये इससे करंट पता चलती है कि किस वैल्यू की करंट इसमें हम फ्लो कराएं कि बल्ब जले ना। दूसरा ये इनडायरेक्टली जो है उसका रेजिस्टेंस दिया रहता है एक तरह से कहें। अब चलिए हम लोग बात करेंगे इस पर, जो हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग फ्यूज वायर यानी फ्यूज तार के बारे में बात कर लेते हैं। किसमें, फ्यूज तार। तो देखिए फ्यूज तार एक सेफ्टी डिवाइस होती है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे घरों में कभी जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है अचानक, कभी कभी जो होते हैं जो मेन लाइंस के तार होते हैं आपस में सट जाते हैं, टच कर जाते हैं, तो उस समय शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, यानी करंट के जाने का मार्ग लघु हो जाता है, ठीक है ना। तो लघु पथित कहना उसको कहते हैं, हम जब इसको पढ़ाया भी था लघु पथित, तो लघु पथित को ही हम अंग्रेजी में शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग के में होता क्या है कि करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, अचानक शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। तो जब करंट की वैल्यू एक लिमिट से बढ़ जाती है तो घरों में लगे जो उपकरण होते हैं उनके जलने की संभावना होती है। अब जैसे घरों में हमारे 5 एम्पियर की करंट के सभी उपकरण लगे हैं, या 3 एम्पियर के, या बहुत 10 एम्पियर के लगे हैं, अलग अलग का फ्यूज बनाएंगे, तो मान लेते हैं 5 एम्पियर के सभी उपकरण लगाएं, अचानक शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, शॉर्ट सर्किटिंग में हो गई और करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब पथ लघु हो जाना करंट के जाने का, तो पथ लघु होना मतलब जो वायर का पथ लघु हो जाता है तो रेजिस्टेंस घट जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती होता है। तो पथ कम होना तो रेजिस्टेंस कम होना तो करंट अचानक बढ़ जाती है, तो उसका मान सीधे 6 या 7 एम्पियर हो जाता है। तो इस एम्पियर की करंट जब उपकरण में जाएगी तो उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और हीट की वजह से उसके जलने का खतरा रहता है। तो घरों में लगे उपकरणों को बचाने के लिए जो हमारा वायर होता है, मेन संयोजक तार होते हैं, एक न्यूट्रल होता है और एक मेंस होता है, तो दोनों में चाहे मेंस में एक हम वायर लगाते हैं जिसको हम लोग फ्यूज तार कहते हैं। श्रेणी क्रम में उसके साथ जोड़ा जाता है। फ्यूज तार को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में मेंस
के साथ जोड़ दिया जाता है या दोनों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो फ्यूज तार का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो घरों में लगे उपकरणों को जलने से बचाने के लिए सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है ना। और फ्यूज तार जो होता है वो तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना होता है, तांबे तथा टीन, ठीक है ना। इसमें कहीं कहीं शीशा भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो तांबे और टीन के धातु मिश्र धातु का बना होता है, इन दोनों के मिश्र धातु का बना होता है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक क्या होता है? गलनांक बहुत कम होता है। तो ये जो फ्यूज तार होता है तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना होता है, जिसका गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। जो घरों में जो वायर आते हैं, जो मेन लाइंस होती है न्यूनतः या दोनों में आप श्रेणी क्रम में इसको लगाते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और फ्यूज तार की अपनी एक निश्चित लंबाई होती है, इसकी क्या होती है? एक निश्चित लंबाई होती है, ठीक है ना। इसकी लंबाई निश्चित होती है और एम्पियर के हिसाब से इसकी मोटाई बढ़ाते हैं। जैसे हमें अगर कम करंट चाहिए तो हम इसकी मोटाई कम रखेंगे, और थोड़ा सा इसकी और ज़्यादा करंट का बनाना, एम्पियर का बनाना, तो मोटाई थोड़ा बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि तार के मोटाई बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस घटता है, तो उसमें हाई करंट फ्लो हो सकती है। और अगर हमें 10 एम्पियर का बनाना है तो उसकी मोटाई और ज़्यादा कर देंगे, लेकिन उसकी जो लंबाई होगी वो फिक्स है। तो एक निश्चित लंबाई का होता है, इसकी मोटाई हम एम्पियर के हिसाब से, धारा के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें हमारे घरों में 5 एम्पियर की करंट आ रही है तो हम 5 एम्पियर की धारा को सहने वाले फ्यूज तार का उपयोग करेंगे, और वो उस उपकरण में हम लोग जो है पहले ही मेन जो वायर होता है उसके श्रेणी क्रम में इसको हम लोग लगा देते हैं, यानी उपकरण में करंट जाने से पहले करंट इसमें आएगी, ठीक है ना। जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा 6 एम्पियर या 7 एम्पियर की करंट आएगी, ये पहले ही क्या होगा? गल जाएगा, क्योंकि इस एम्पियर पे इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, उतने हीट पर क्या होगा? गल जाएगा, तो संबंध टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो करंट हमारे उपकरण में नहीं जा पाएगी, इसीलिए उपकरण हमारा जलने से बच जाएगा। तो जो फ्यूज तार होता है वो घरों में लगे उपकरणों को जलने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे जो संयोजक तार होता है, जो मेंस तार होता है, जो और एक न्यूट्रल तार होता है, उदासीन तार होता है, दोनों में या मेंस तार में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और ये तांबे तथा टीन के मिश्र धातु का बनाया जाता है, इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसकी एक निश्चित लंबाई होती है, विद्युत धारा के हिसाब से इसकी मोटाई अलग अलग, यानी एम्पियर के हिसाब से इसकी मोटाई अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो ये है फ्यूज तार के बारे में, आप इसको अपने भाषा में लिख सकते हैं। तो आज हमने विशेष करके विद्युत बल्ब के बारे में पढ़ा, और विद्युत बल्ब पे जो रेटिंग लगी होती है उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, और फ्यूज तार के बारे में पढ़ा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आशा है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, और आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगले वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।